बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी खबरें खित्ते में रूनुमा हुई हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए बगैर ही एटमी अफजूदगी वाला मुल्क बनने जा रहा है। अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर सारी दुनिया को ताज्जुब हुआ है, जबकि इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। और इसराइल के अपोजिशन ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका का ये मुआहिदा इसराइल की स्ट्रेटेजिक तबाही का मुआहिदा है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे और सऊदी अरब के मुस्तकबिल के किरदार की अहमियत बढ़ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा बड़ा वाक़या हुआ है जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान के जहाज़ों पर हौसियों ने हमला किया तो हम इसे अपनी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा समझेंगे और इसका जवाब देंगे। अब मतलब सीधा है कि हौसियों पर फिर पाक फ़ज़ाइया बमबारी करेगी। और ये बात आपके इल्म में है कि हौसियों के साथ जो सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है, जाज़ान का बॉर्डर, उसके आसपास ही जुनूबी हिजाज में पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है। और सऊदी अरब के तमाम अहम एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी एयरफोर्स भी मौजूद है जो हौसियों का सद्देबाब कर सकती है। और साथ ही ये खबर भी है कि अगर हौसियों ने सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला किया तो बरतानिया हौसियों पर बमबारी करेगा। अब इसके बाद हौसी फंस गए हैं। उन्होंने ये ऐलान तो ईरान की रजामंदी के लिए या ईरान की फरमाइश पर कर दिया कि वो सऊदी अरब की नाकाबंदी करेंगे। इसके बाद से वो उनके लिए अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना तो वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और ना ही अब इस ऐलान से पसपाई का ऐलान उनके लिए आसान है। तो ये इस सूरत हाल में वो भी फंस गए हैं। और फिर ईरान के अंदर कहत की जो दर्दनाक सूरत हाल है उसके बारे में अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है और दूसरी रिपोर्टें भी हैं। बहुत ही दर्दनाक हालात हैं, जहां तक कि 50% या 45% आबादी इस सतह पर पहुंच गई है कि वो सालन नहीं पका सकती, गोश्त तो दूर की बात, वो सब्जी और दाल भी नहीं खरीद सकते। और अब वो रोटी पकाकर उसे चाय के साथ या पानी के साथ खाने पर मजबूर हो गए हैं। यानी ईरान में भी वही हालात पैदा हो रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं। और ईरान के अंदर की कुछ दूसरी खबरें, काली बाह पर कुछ अरकान के इल्जामात और एक सरकारी रुकन का अजीबोगरीब एतराफ़, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 30 साल के लिए एटमी ताउन का माहिदा हो गया है। अरबों डॉलर मालियत के इस प्रोजेक्ट पे अमेरिका मदद करेगा और अमेरिका अपनी निगरानी में सऊदी अरब के अंदर एटमी अफजूदगी का प्लांट नस्ब करेगा जिससे एटमी तवानाई पैदा होगी। और ये एटमी तवानाई ज़राअत और बिजली के शोबों में इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल होंगे। और एटम बम बनाने के 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में सेंट्रीफ्यूजेस हासिल किए जाते हैं, दूसरे मरहले में यूरेनियम को अफजुदा करके वेपन ग्रेड तक ले जाया जाता है और तीसरे नंबर पर एटम बम की असेंबलिंग होती है। और 2 मरहले तो सऊदी अरब ने यकबारगी तय करने का उसे मौका मिल गया है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, दिलचस्प बात है, आपको याद होगा कि सदर बाइडेन के ज़माने में भी अमेरिका राज़ी हो गया था सऊदी अरब को एटमी प्लांट लगाकर देने के लिए, लेकिन उसकी शर्त थी कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करे। और जब ट्रंप की हुकूमत आई तो ये ऐलान किया गया कि सऊदी अरब राज़ी हो गया, सब मुल्क राज़ी हो गए हैं और पाकिस्तान भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें गलत निकली और मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि सऊदी अरब ने गैर मुतवक्को तौर पर अमेरिका के इस अब्राहम अकॉर्ड की मुखालफत का फैसला किया है। उस वक्त पाकिस्तान का तमाम मीडिया ये खबर दे रहा था कि सऊदी अरब न सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड पर राजी हो चुका है बल्कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि वो भी तैयार हो जाए। और यूं पाकिस्तान के जर्नलों ने पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि सऊदी अरब अकड़ गया है और सऊदी अरब, अब मुझे नहीं लगता, और मैंने एक नहीं 4-5 प्रोग्राम्स में कहा कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो हवा में उड़ गया है। और अब इससे लगता है कि ये वाकईतन हवा में उड़ गया है। अब इसराइल के अंदर एक कोहराम जारी है, ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ साबिक वज़ीर दिफा लाइबरमैन का बयान काफ़ी है। उसने कहा है कि
اسرائیل کی اسٹریٹجک بربادی کا یہ معاہدہ ہے اور اسرائیل اس سے دباؤ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کے اور لیڈر بھی بول رہے ہیں، سابق وزیر اعظم بھی بولا ہے، اور پھر اسرائیل کے اخبارات سب جگہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو نظر انداز کر کے سعودی عرب سے پینگے بڑھا رہا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اندر اس وقت ایک ماتم کی فضا ہے، بلکہ ایک سیاستدان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے ایران سعودی عرب کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرے گا۔ ابھی ایٹمی پلانٹ لگا نہیں، ابھی معاہدہ ہوا ہے، معاہدے پر عمل کب شروع ہوگا، 1 سال لگے گا، 6 مہینے لگیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ایران سے سعودی عرب کے ایٹمی اڈوں پر حملے کی فرمائش پہلے ہی آ گئی ہے۔ اور وہ پنجابی کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، لیکن چلیے اسے چھوڑیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا لطیفہ ہے۔ تو سعودی عرب کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ حالیہ بحران میں سعودی عرب اس خطے کا لیڈر بن کر ابھرا ہے، سوائے امارات کے تقریباً تمام ممالک نے جو خطے میں شامل ہیں، اردن میں ان میں شامل ہے، عراق ہے، شام ہے، یعنی آج سے 2 سال پہلے شام سعودی عرب کا دشمن تھا۔ شام، اردن اور عراق کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ عراق سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک توازن کے رسے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ جھکنے نہیں دے رہا، یعنی پلڑا نہ تو ایران کی طرف بھاری ہو رہا ہے نہ سعودی عرب کی طرف بھاری ہو رہا ہے۔ عملاً عراق کی حکومت سعودی عرب کے قائدانہ کردار کو تسلیم کرتی ہے، اور قطر، بحرین تو اس کے ساتھ ہے ہی، عمان بھی بڑی حد تک سعودی عرب کو قائد تسلیم کرتا ہے۔ یمن کی حکومت سعودی عرب کی اتحادی ہے۔ مصر اور سوڈان خطے کے 2 اہم ممالک مڈل ایسٹ کے، یہ افریقہ میں ہے لیکن ان کو مڈل ایسٹ مانا جاتا ہے، اور یہ ممالک بھی سعودی عرب کی قیادت کو مانتے ہیں، اور ترکی سعودی عرب کو پارٹنر تصور کرتا ہے، جبکہ شام کے ساتھ سعودی عرب کے بہت ہی خصوصی تعلقات قائم ہو گئے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کا دائرہ اثر بہت بڑے رقبے تک پھیل گیا ہے، یعنی ترکی سے لے کر یمن تک، اور مصر، سوڈان سے لے کر امارات اور قطر تک یہ سعودی عرب کا اثر، حلقہ اثر ہے، اور اس میں آپ پاکستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیے نقشہ کتنا پھیل جاتا ہے۔ اور سعودی عرب کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ابراہیم اکارڈ کو ایک طرف رکھوا کر امریکہ سے اپنے فائدے اور اپنی مرضی کے معاہدے پر دستخط کروا لیے۔ اب اس کی تفصیلات آئیں گی کہ کب سے یہ ایٹمی ری ایکٹر وہاں کام کرنا شروع یعنی ان کی تعمیراتی کام کب شروع ہوگا، یہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لیے۔ لوگوں نے ابھی سے سرخیاں لگا دی ہیں کہ سعودی عرب ایٹم بم بنانے والا ہے۔ ایٹم بم اتنی جلدی نہیں بنتا، افزودگی کا سفر ہی خاصا لمبا ہوتا ہے، اور پاکستان کو بھی 77 میں افزودگی کا کام شروع ہوا تھا، اور کہیں 11 برس کے بعد جا کر پاکستان نے افزودگی کی پہلی منزل حاصل کی تھی۔ 88 نہیں، غالباً 86، اتنے برسوں کے بعد افزودگی کا مرحلہ پاکستان نے مکمل کر لیا تھا۔ تو اتنے، حالانکہ پاکستان کے پاس ٹیکنیکل مہارت سعودی عرب اور بلکہ ایون انڈیا سے بھی زیادہ تھی، پھر بھی اس کو اتنی دیر لگی۔ اچھا، ایٹم حوالے سے یاد آیا کہ ایران کے اندر سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، پاسداران انقلاب کے حلقوں کی طرف سے پاسداران کی قیادت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یورینیم کو ویپن گریڈ پر لے جائیں، یعنی ایٹم بم بنا ڈالیں۔ لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کئی برس پیچھے جا پڑا ہے۔ یہ ایران کی حکومت اور پاسداران اس کو مانے یا نہ مانے، ان کا یورینیم کا ایک بڑا ذخیرہ دفن ہو گیا، اس کو نکالنے کے لیے بھی کئی برس چاہیے، اور سینٹریفیوجز ان کے پاس کافی مقدار میں ہیں، لیکن جتنی مقدار میں ہیں اتنی ہی مقدار میں سینٹریفیوجل مشینیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہو چکی ہیں بمباری کے نتیجے میں، اور پھر جو اس پر پابندیاں لگی ہیں، مزید پابندیاں حالیہ عرصے کے بعد اس سال جنوری سے لے کر اب تک پابندیوں کی تہوں میں کئی کا اضافہ ہوا ہے، اور ایران کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا جو خواب ہے اس کے لیے کم سے کم 2 اشرے چاہیے ہوں گے اگر وہ اس جنگ کے بحران سے اپنا موجودہ سیٹ اپ بچا پایا تو، جو کہ بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور ایران کے اندر سے ہی اب اختلافی آوازیں کھل کر اٹھنا شروع ہو گئی۔ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں کہ ایک تو ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ ہیں مہرداد گودرزوند، مہرداد
गोदर जबंद, इसने एक सरकारी टीवी पर एक मुज़ाकरा हो रहा था, मुख्तलिफ उसमें बैठे थे, तो एक रुकन थे मोहम्मद मन्नान रईसी, इनके साथ ये डायलॉग हो रहा था। तो ये जो मेहरदाद ने कहा कि 14 नकाती मुफाहमत की खिलाफ वर्जी अमरीका ने नहीं की, ईरान ने की। ईरान के सरकारी टीवी पर बैठकर ईरानी पार्लियामेंट का एक रुकन ये बात कर रहा है। आपको ये बात माने खेस तो लगी होगी और बड़ी बात है। इस तरह का ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन किसको जुर्रत है कि वो इस तरह की बात पब्लिक में कहे। इन्होंने कह दी, इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर अब जो इख्तिलाफी आवाज़ें हैं, जो पासदारान की हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते, अब उनके अंदर जुर्रत पैदा हो गई है कि वो बात कर सके। इसी तरह एक और ये पासदारान का एक यूट्यूब चैनल है हुक्मरान, HOK, यानी HU नहीं, HOK, आगे MRAN, जिस तरह हुक्मरान के स्पेलिंग होते हैं। उस यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम था, तो पासदार के कट्टर हामी हैं एक हामिद, इनके नाम के साथ भी रईसी लगता है, हामिद रईसी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो स्पीकर हैं काली बाफ, वो ईरान में अमेरिका से डील के ज़रिए ईरान में पासदारान के खिलाफ खूनी इनकलाब की राह हमवार कर रहे हैं और इस तरह ईरान के खिलाफ साजिश के मुर्तकब हो रहे हैं। तो इस इंटरव्यू से भी पता चलता है कि काली बाप का जो कैंप है, अब वो इनको बहुत ज्यादा खटक रहा है पासदारान के लोगों को। और जंग की सूरत हाल वही है, अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है और कल जो उसने हमले किए उनमें जो बाकी ठीक है वो चीजें तबाह होती हैं, मुख्तलिफ अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन एक अहम बात ये हुई है कि बहाबान, ये एक शहर है छोटा सा बहाबान, इस शहर के पास पासदारान का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, वो सारे का सारा उड़ा दिया, उसको आग लग गई और उसके अंदर जो भी चीज थी जिंदा या मुर्दा वो जलकर राख हो गई। ये एक बड़ा नुकसान हुआ है और ट्रंप इस जंग को अब तोसी दे रहा है और उसने ऐलान किया है कि अब अगर हुर्मुज़ पर जब भी किसी जहाज पर ईरान ने हमला किया तो हर हमले के जवाब में हम ईरान का पुल और एक बिजली घर, पावर स्टेशन उड़ा देंगे। तो ये धमकी भी बड़ी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका ने एक फार्मूला तय कर लिया और अमेरिका के पास और सदर ट्रंप की हुकूमत ने इंतजामिया से, महकमा खजाना से यानी मजीद 67 अरब रुपए की रकम तलब कर ली है, जो जंग के लिए जरूरी है। 67 अरब, तो 37 अरब डॉलर इस जंग पर खर्च हो चुके हैं, यानी उससे लगभग 2 गुनी रकम मजीद मांग ली है, जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने खासा शोर भी मचाया है और कहा है कि ये बेफायदा फंड खर्च हो रहे हैं, अमेरिका ईरान के साथ जंग करके कोई मकसद जीत हासिल नहीं कर रहा। लेकिन इस मुखालफत के बावजूद ये रकम कांग्रेस से मंजूर हो जाएगी और जिसके बाद फिर ज़ाहिर है अमेरिका के तैयारे वहाँ मजीद पहुँच गए हैं, जितने पहुँचने थे। बरतानिया से उड़े हैं जहाज़, अमेरिका के और कुछ दूसरे मुल्कों से, जितनी भी यूरोप में इनकी बेसिस थी वहां से उड़कर जो इसराइल तैयारे पहुंचे हैं। सिर्फ इसराइल नहीं पहुंचे बल्कि बहर हिंद में जो इनके लंगरंदाज फ्लीट हैं उन पर भी तैयारों की एक तादाद पहुंची है। अच्छा, यहाँ अल जज़ीरा की एक और रिपोर्ट याद आ रही है, ये कल ही शाया हुई है। उसमें ये लिखा है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने अब अरब मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने शुरू कर दिए, उनके पानी के ज़खायर पर, बिजली के ज़खायर पर। अमेरिका पर वो हमले क्यों नहीं कर रहा, हालांकि अमेरिका के समुद्री जहाज ईरान से कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं है। वो अब अमेरिका के जहाज इतने फासले पर है कि वहाँ से उड़कर तैयारे बमबारी भी कर सकते हैं और वहाँ से मिसाइल उड़कर ईरान पर चलाए भी जाते हैं। तो इन जहाज़ों पर हमला क्यों नहीं करता? तो उसने फिर मुख्तलिफ फौजी माहिरीन से बात की। उनका खुलासा ये था कि पहली बात तो यह है कि ईरान को पता है कि अगर उसने अमेरिका के जहाज पर हमला किया तो जवाब में अमेरिका जो कार्रवाई करेगा वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि ईरान को भी इस बात का इल्म है कि अमेरिका के जितनी फ्लीट है उनके इर्द गिर्द जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, यानी जो डिफेंस शील्ड
बर्री इलाके में होती हैं, छावनियों के गिर्द, शहरों के गिर्द, इलाकों के गिर्द, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो नहीं सकती जितना मिनिएचर किस्म का डिफेंस शील्ड अमेरिका ने अपने जहाज़ों पर नस्ब किया है, और वो ज़्यादा मौसर है और ज़्यादा फूल प्रूफ है, और इसमें किसी हमले की कामयाबी का इम्कान जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। एक मरबूत सिस्टम है, और ज़ाहिर है कि समुद्री जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका रकबा बहरहाल महदूद होता है, और इस महदूद तरीन रकबे को फिर एक सोफिस्टिकेटेड निज़ाम के जरिए महफूज बनाया जा सकता है। तो अल जज़ीरा के मुताबिक वजह ये है। अच्छा, अब हौसियों ने ऐलान कर दिया कि हम सऊदी नाकाबंदी करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारे एयरपोर्ट्स की नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी अरब ने एयरपोर्ट्स की नाकाबंदी कई बरस से कर रखी है, कई बरस से, यानी जब से ट्रूस हुआ है, तो ट्रूस में ये बात शामिल है कि सऊदी अरब इन एयरपोर्ट्स पर सिर्फ चंद जहाज़ों को उतरने की और टेक ऑफ करने की इजाज़त देगा जो यहाँ से मिस्र, और मिस्र से यहाँ आए जाएं, और ईरान वगैरह या किसी और मुल्क से जहाज़ नहीं आ सकता। तो ये नाकाबंदी पहले से है, लेकिन अब इन्होंने ईरान की फरमाइश पर एक एक्सक्यूज ढूंढना था, तो वो एक्सक्यूज ढूंढकर इन्होंने सऊदी अरब की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये खबरें आई कि अमेरिका हौसियों पर बमबारी करेगा। अब बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी बमबारी करेगा, लेकिन सबसे खतरनाक ऐलान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान ने वाज़ेह बयान जारी किया है दो टोक अंदाज में कि सऊदी अरब पर भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सऊदी जहाज़ों पर, और अगर पाकिस्तान के जहाज़ पर हमला हुआ तो इससे पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। इस सिफारती फिक्रे का मतलब ये है कि इसे पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और जब सरजमीन पर हमला होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई दो टोक अंदाज में और ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में करनी नागुज़ीर हो जाती है। गोया के हौसियों पर पाकिस्तान हमले करेगा, और पाकिस्तान हमले की पोजीशन में है, और पाकिस्तान को इस वक्त जो सऊदी अरब का तेल आ रहा है वो बहरा अहमर के रास्ते ही बाबुल मुंदब से होता हुआ आएगा। तो यही वजह है कि अब हौसी जो है वो बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं। ईरान ने उनसे ऐलान तो करवा लिया, लेकिन अब वो एक मखबसे में है कि करे तो करे क्या, अगर वो सऊदी अरब पर अपनी नाकाबंदी इम्पोज करते हैं, जो अभी तक इन्होंने इम्पोज नहीं की है, यानी कागज़ की हद तक तो ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अभी ऐसी कोई पाबंदी इम्पोज नहीं हुई है। ये खबरें जो आज आई है ना कि 2 जहाज वापस चले गए, तो वो किसी हमले के नतीजे में वापस नहीं चले गए। अब वो यूरोपीय जहाज थे, और उन्होंने जब देखा कि यहाँ हमारे लिए खतरा हो सकता है तो वो वापस चले गए, लेकिन वो अभी हौसियों की पाबंदी ज़ेरे अमल नहीं आई, और बहरा अहमर से सारी समुद्री तजारत जूं की तूं जारी है। और अब देखती है कि हौसी इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। वैसे हूर मत किस्म के लोग हैं, ये कुछ कर भी सकते हैं पाकिस्तान के इंतबाह के बावजूद, और आपके सामने है कि सऊदी अरब ने भी मुअस्सर तैयारी कर रखी है। सऊदी अरब की फौज भी है, सऊदी अरब की एयरफोर्स भी है, सऊदी अरब के पास जदीद तरीन मिसाइल भी हैं जिनकी एक्यूरेसी ईरान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो अब देखते हैं ये क्या सूरत हाल बनती है, और इस जंग के नतीजे में ईरान की सूरत हाल क्या हुई है। इस पर अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट छापी है। इतनी ज्यादा महंगाई है कि उसकी शरह अब 80% बताई जा रही है, 80%। इस साल में जनवरी के बाद से महंगाई की शरह में 80% इजाफा हुआ है, और अब एक अंडा, मुर्गी का एक अंडा 2.5 लाख रियाल का मिल रहा है। 1 लीटर तेल यानी खाने का तेल वो 1 करोड़ रियाल का मिल रहा है, और गाय का गोश्त 1.5 करोड़ रियाल में 1 किलो, चावलों का 10 किलो का थैला, 10 किलो चावल 3 करोड़ रियाल के। अब जो रिपोर्ट है वो बहुत खतरनाक है। खत्ते गुर्बत से नीचे लुढ़कने वालों की तादाद 4 करोड़ से बढ़ गई है, यानी कि ईरान की इस वक्त 45% आबादी मुफलिस है, और मुफलिसी का ये पैमाना जो है ये पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी नौबत नहीं आई। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब अगर 2 साल और रहे तो ये जहां भी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो ईरान में पैदा हो गई है। ईरान में सूरत हाल ये है कि 40% आबादी घरों में सालन पकाने के काबिल नहीं रही।
गोश्त वो नहीं खरीद सकती, सब्जी वो नहीं खरीद सकती, दाल वो नहीं खरीद सकती, सालन बनाने के लिए दरकार कोई चीज भी नहीं खरीद सकती, आलू अंडे का सालन भी नहीं बना सकती, दाल भी नहीं बना सकती, दाल चावल की डिश भी नहीं बना सकती। चुनाचे 40% आबादी अब रोटी पकाती है, चाय बनाती है दूध के बगैर, और उस चाय के साथ रोटी खाती है, या कुछ लोग चाय की पत्ती भी नहीं खरीद सकते, वो पानी के साथ लुकमे भिगो भिगो कर खा रहे हैं। और ये सारा कुछ वहां के मौलवी हजरात की दरदोजी के नतीजे में है। आपके इल्म में है कि अली खमनाई के असासे 300 अरब डॉलर के थे, और मौजूदा कायद मुश्तबा खमनाई के असासे 85 या 88 अरब डॉलर के हैं। और इस तरह दर्जा बदर्जा जितने भी ईरान में बड़े मौलवी हैं सबके असासे अरबों डॉलर के हैं, और ये सारी नाजायज आमदनी है जो इन्होंने कब्जागिरी, टैक्सों, लूट खसूट और करप्शन के जरिए, क्योंकि ईरान का निज़ाम इस वक्त करप्शन की आखिरी मंजिल पर है, तो करप्शन के जरिए नंबर एक, और नंबर दो, इन्होंने सारा पैसा जंगी मंसूबों पर लगाया, चाहे वो ईरान के अंदर मिसाइल बनाने के प्रोग्राम हो, चाहे वो हौसियों को मदद देने के लिए प्रोग्राम हो, चाहे वो हिजबुल्लाह को मदद देने के लिए प्रोग्राम हो, चाहे वो बशार अल असद की हुकूमत को जो ख़त्म हो गई उसको देने के लिए हो। तो जो जितनी रकम थी तेल की कमाई की वो उजाड़ दी गई इन 4 प्रोजेक्ट्स पर। ईरान के अंदर का मिसाइल प्रोग्राम, हिजबुल्लाह, बशार अल असद और यमन के हौसी। इसके अलावा एक रकम का बड़ा तबका पड़ोसी मुल्कों में फिरका वाराना फसादात, शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए रखी गई, उसकी मालियत भी अरबों डॉलर में थी। ये ऐसे नहीं, कई मुल्कों में शिया सुन्नी फसादात एक सदी के बाद फूट पड़े थे और जिनमें हजारों जानों तो पाकिस्तान में गई हैं, आपके इल्म में है। तो इसके नतीजे में या ईरान की गुर्बत की ये शरह हुई है, और सूरत हाल ये है कि हर तरह की पैदावार खत्म हो गई है। कारखानों में कुछ भी तैयार नहीं हो रहा, कच्चे बुनियाद भी तैयार नहीं हो रहे, तमाम कारखाने बंद हो गए हैं, और दरामदात इतनी मुश्किल हो गई हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद बंद कर दी गई। अब ईरान में जान बचाने वाली अद्वियात का कोई वजूद नहीं है, और ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। ईरान के अवाम ने ऐसा कोई इज्तिमाई गुनाह नहीं किया कि उनको सोमालिया की तरह कहत के हवाले कर दिया गया है। अमेरिका हो या सऊदी अरब हो या बरतानिया हो या दूसरे मुल्क हो, इनको चाहिए कि ईरान के ऐसे हालात पैदा करें कि कम से कम ईरान के अवाम को खाना पीना पहुंच सके, चाहे इसके लिए वो जो इमदादी फंड होते हैं कहत ज़्यादा लोगों के लिए वो जारी किए जाएं, कुछ भी किया जाए, वरना वहाँ के अवाम भूखों मरने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल ईरान के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।